दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से बिहार दौरा शुरू हुआ है और अगर तमाम ओपिनियंस पोल को देखें तो ओपिनियन पोल एक तरह से कहते हैं कि नीतीश कुमार जो इस समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पॉपुलैरिटी की जो रेटिंग है वो लगातार कम हो रही है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से नीतीश कुमार की इस बार जो नैया है उसको किनारे तक ले आएंगे? क्योंकि अगर इससे पहले के आप अलायंसेस को देखें तो नीतीश कुमार एक सीनियर पार्टनर के रोल में रहे हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो लगता है कि बीजेपी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की नाव को खींच रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का भाषण है, जो 3 रैलियां उन्होंने एड्रेस करनी है, जिसमें 2 रैली वो एड्रेस कर चुके हैं, उनके भाषण को डिकोड करने की कोशिश करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। मैं हूं शंकर अनिमेश। तो जो सबसे पहली प्रधानमंत्री की रैली थी, सासाराम की रैली, उसकी रैली की जो मुख्य बातें हैं प्रधानमंत्री ने कही, उसको डिकोड करते हैं कि वो कैसा भाषण शुरू हुआ। नीतीश कुमार का भाषण जो था वो भाषण बहुत लंबा नहीं था, बहुत ही संक्षिप्त था और उसमें अपने भाषण के ज्यादातर हिस्सों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ करते दिखे। अगर आप उनके पुराने भाषणों को देखें, जिसमें कि पहले जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो अपनी ज्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स थी उसकी चर्चा करते थे, लेकिन इस भाषण में उन्हें लग रहा है और इस बार के चुनाव में कि कहीं ना कहीं वो एक क्राइसिस में है और उस क्राइसिस से अगर उन्हें कोई बाहर निकालेगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकालेंगे। उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इंटैक्ट है, इसीलिए उन्होंने जो भाषण की शुरुआत की और भाषण के ज्यादातर हिस्सों में उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा की कि किस तरह से उज्ज्वला स्कीम से फायदा हुआ है, किस तरह से जो किसान सम्मान निधि का पैसा है लोगों के अकाउंट तक पहुंचा है और 74 लाख जो किसान हैं उनको उस स्कीम से फायदा मिला है। तो ज्यादातर जो केंद्र सरकार की स्कीम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है, उसको कहीं ना कहीं वो भुनाने की कोशिश करते दिखे। अब आते हैं प्रधानमंत्री के भाषण। जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो प्रधानमंत्री के भाषण का कुल मिलाकर 3 हिस्सों में उसको डिकोड किया जा सकता है। पहला जो हिस्सा है कि ये बहुत जरूरी था कि जिस तरह से पिछले दिनों में तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, या कम से कम एक मीडिया में जो उसका प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जो तेजस्वी यादव की जो मीडिया टीम है जो उस फीड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसमें जिस एंगल से रैलियों को कवर किया गया है उसमें वो काफी भीड़ दिख रही है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के लिए जरूरी था कि वो लालू प्रसाद यादव के रेजिम पर हमला बोलें और खास करके बिहार की जनता को याद दिलाएं कि जो 15 साल का उनका जो शासनकाल था वो किसी बहकावे में ना आ जाए। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने काफी अपने भाषण का काफी हिस्सा लालू प्रसाद के रेजिम पे खर्च किया। साथियों, बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। जब बिहार के लोगों ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, नीतीश जी को मौका दिया, तो ये बौखला गए। उन्होंने कहा कि किस तरह से वो जो रेजिम था, किस तरह से आप लोग को भूले नहीं कि शाम के बाद निकलना बिहार में दुर्भर हो जाता था, किस तरह से हत्याएं होती थी, क्राइम होता था। ये सारी बातें उन्होंने एक एक करके चुन चुन कर गिनाई। तो इसका ये मकसद ये था कि नीतीश कुमार के समानांतर लालू प्रसाद के रेजिम को एक तरह से दिखाना कि जो एनडीए का शासनकाल है, खास करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो लालू प्रसाद के क्राइम का जो रूल था 15 साल का, उससे बेहतर है।
दूसरे जो उनके भाषण का हिस्सा था, जो प्रधानमंत्री एक तरह से नीतीश कुमार के ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी आज की तारीख में दिख रही है, और इसलिए आप जितने भी ओपिनियन पोल देखें उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी और एंटी इनकम्बेंसी साफ रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कोरोना के समय में जो ये एलिगेशन लगा था कि कोरोना के समय में नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, उसको उन्होंने डिफ्यूज करने के लिए कहा कि अगर डेथ पे और अगर सरकार बेहतर कंट्रोल नहीं करती कोरोना के समय में तो मेहम हो जाता और एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते, बहुत जान माल की क्षति होती और परिवार के ढेर सारे सदस्य मारे जाते इस कोरोना में। तो नीतीश कुमार की सरकार ने और एनडीए सरकार ने कैसे कोरोना के समय में अच्छा काम किया, ये उस आलोचना का जवाब देने के लिए जो लगातार तेजस्वी यादव या कांग्रेस का जो महागठबंधन है वो उनके ऊपर लगा रही है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी दिख रही है। तीसरे जो उनके भाषण की मुख्य बातें थी कि उन्होंने एक तरह से जो कश्मीर का जो सेंटिमेंट है, जो सीमा पर जवान जो गलवान वैली में मारे गए, किस तरह से बिहार के उसमें भी सैनिक थे, उसको उस इमोशनल सेंटिमेंट के साथ उन्होंने जोड़ा कि किस तरह से गलवान वैली में बिहार के जवान भी मारे गए। लेकिन साथ ही जो कांग्रेस है वो कहती है कि 370 जो आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया उसको वो फिर से बहाल करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे, और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। और उन्होंने कहा कि आपके लोग, परिवार के लोग जो मारे गए हैं, और कांग्रेस का दुस्साहस देखिए कि किस तरह से वो अब भी वोट मांगने के लिए तैयार है। एक तरफ जवानों की जान जा रही है और दूसरी तरफ वो आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से इमोशनल कार्ड, खास करके गलवान वैली और में जो कुछ हुआ उससे वो कनेक्शन जोड़ने के लिए उन्होंने वो बातें कही। उन्होंने रामविलास पासवान को याद किया, जिनकी अभी थोड़े दिन पहले देहांत हुआ है, लेकिन वो साफ तौर से चिराग पासवान पे उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। एनडीए का बार बार जो जिक्र करते रहे, लेकिन चिराग पासवान का कोई जिक्र रेफरेंस में नहीं आया। रामविलास पासवान को याद किया उन्होंने, रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि आरजेडी के दिग्गज नेता थे, केंद्र सरकार में मंत्री थे, उनको याद किया। कर्पूरी ठाकुर को भी उन्होंने याद किया, लेकिन चिराग पासवान का जिक्र नहीं आया। वो ज्यादातर अपने स्पीच में भोजपुरी में वो कनेक्ट करते रहे, क्योंकि भोजपुरी एक बड़ी तादाद में बिहार में बोली जाती है, लोकल डायलेक्ट है, और इसलिए उन्होंने भोजपुरी में संवाद किया ताकि जो लोकल जनता है उससे वो कनेक्ट कर सकें बेहतर ढंग से। उन्होंने भोजपुरी में कहा कि बिहार भारत का अभिमान बा, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार, और तो इस तरह से भोजपुरी उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक बेहतर कनेक्शन, इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की। अब आते हैं कि जो कुछ उन्होंने एक तरह से कांग्रेस के ऊपर,
चूंकि आरजेडी के ऊपर वो हमला कर चुके थे, कांग्रेस पे हमला करने के लिए उन्होंने पहला तो कश्मीर का मुद्दा चुना कि किस तरह से 370 वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने एमएसपी की बात कही, जो जिसको लेकर फार्मर्स प्रोटेक्शन बिल को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, तो उस पर उन्होंने कहा कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार बिचौलियों के साथ रही है। और उसमें उन्होंने राफेल का जिक्र किया कि राफेल जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो राफेल को भी इन्होंने मुद्दा बनाया था, और किस तरह से एक तरह से जो मिडिल मैन है उसको फायदा पहुंचाने के लिए वो इस समय फार्मर प्रोटेस्ट के जरिए एमएसपी और उस बिल का सहारा ले रहे हैं। जो यूथ सेगमेंट है आज की तारीख में, जो जिसको कि तेजस्वी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नीतीश कुमार के लिए इस समय चिंता का विषय है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और तेजस्वी ने उसको टारगेट किया है। और उन्होंने पहले एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया था जिसमें कि 10 लाख युवाओं ने रजिस्टर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और उस पोर्टल पर जाकर युवाओं ने रजिस्टर किया है, अपने को रिज्यूम भी भेजा है। उसके लिए वो यूथ सेगमेंट को टारगेट करने के लिए उन्होंने 3-4 बातों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में एग्जाम दे सकेंगे, जो कि शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक ने अनाउंसमेंट की है, तो वो यूथ को टारगेट कर रहे थे। साथ ही उन्होंने जो एक सिंगल एग्जाम सिस्टम की जो व्यवस्था की गई है केंद्र सरकार ने, कि तमाम पहले अलग अलग तरह के आपको एग्जाम देने पड़ते थे, तो वो एक एग्जाम होगा जिसमें कि आप सरकारी नौकरियां पा सकेंगे। मुद्रा योजना की भी बात कही कि मुद्रा योजना से किस तरह से लोगों को रोजगार मिला है, तो यूथ सेगमेंट को वो कैटर करने के लिए खास करके, और तेजस्वी यादव को उन्होंने खास तौर से एक तरह से, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन उन्होंने टारगेट किया कि ऐसे लोग भी अब हिम्मत कर रहे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी डाउट रही है। जिस तरह से उन्होंने बिहार को जिस बीमारू स्टेटस में पहुंचाया, उनकी फैमिली के लोग अब बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन उनसे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक और जो पासा फेंका, वो उन्होंने ओपिनियन पोल का सहारा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो सब ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बनने जा रही है, ताकि जो वोटर हैं, जो बहुत सारे ऐसे वोटर्स होते हैं जो अपना दिमाग या अपना मन नहीं बना पाते, वो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए उन्होंने कहा कि ये पहले ही तय हो चुका है कि सरकार किसकी बननी जा रही है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हो, गुमराह ना हो, और इसके लिए उन्होंने ओपिनियन पोल का सहारा लिया। महिलाएं चूंकि एक बड़ा वोट बैंक है और नीतीश कुमार ने काफ़ी इस पे मेहनत की है, उस महिला वोट बैंक के लिए किस तरह से साइकिल योजना से लेकर किस तरह से पोषाहार और किस तरह से स्कॉलरशिप की योजनाएं उनके लिए चलाई गई है, तो प्रधानमंत्री ने महिलाओं को भी ये ताकीद किया कि आप भी कंसंट्रेट करके एनडीए की सरकार बनाने में योगदान करें। और उन्होंने कहा कि बेटियां और महिलाएं पहले से अपने को फोकस की हुई है, उन्होंने एनडीए सरकार बनाने के लिए और कंसंट्रेट होने की जरूरत है। जो बीजेपी वर्कर्स हैं उनके लिए भी मैसेज था। बीजेपी जो वर्कर्स हैं, जो ये कई जगहों पे शिकायत आई है कि जो ग्राउंड लेवल पे है, जो बूथ लेवल पे है, वहां पे कोऑर्डिनेशन में जेडीयू, बीजेपी वर्कर्स और जो हम पार्टी के जो बूथ मैनेजर हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर बूथ मैनेजमेंट हो रहा है और आप इसको उसी डायरेक्शन में ले जाएं, और वहां पे भी एनडीए एक तरह से जीत रही है। तो कुल मिलाकर जो एक तरह से प्रधानमंत्री का मैसेज था कि वो नीतीश कुमार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने एक तरह से सहानुभूति कार्ड भी खेला, कह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नीतीश कुमार के साथ काम करने का 3-4 साल का ही मौका मिला है, यानी कि जो पिछला जिस 15 साल की बात होती है उसमें 10 साल तो नीतीश कुमार ने यूपीए से लड़ने में लगा दिए। और उन्होंने इस इंस्टेंस को कोट किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे मैं आता था और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे आते थे। जब इस तरह की प्लानिंग कमीशन की मीटिंग होती थी विज्ञान भवन में, विज्ञान भवन का नाम नहीं लिया, कि उस तरह की जब मीटिंग होती थी तो मैं देखता था कि नीतीश कुमार किस तरह से केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं बिहार की स्कीम मांगने के लिए, और केंद्र सरकार उस समय जो यूपीए की सरकार थी वो उन्हें नहीं दे रही थी। और 2014 के बाद जब मैं आया तो मुझे तो 3-4 साल ही उन्हें काम करने का उनके साथ मौका मिला है। तो यानी कि नीतीश कुमार को और आप मौका दें ताकि जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर साथ चलें। उसमें 18 महीने तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में थे, तो यानी कि एक वोटर से सहानुभूति फैक्टर और नीतीश कुमार के लिए हमदर्दी दिखाने की भी एक तरह से गुजारिश थी, अपील थी, और खास करके जो नीतीश कुमार की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको धोने की कोशिश थी, और एक सीमलेस जो बूथ मैनेजमेंट हो और वोटों का ट्रांसफर हो और जनता एनडीए को जिताए। ये कुल मिलाकर उनके भाषण का निचोड़ था। सवाल यह है कि
आने वाले दिनों में चिराग पासवान जो इस समय एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं कम से कम हेडलाइन खींचने में, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तेजस्वी यादव जो कि लगातार एक एम्प्लॉयमेंट को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, उसका कितना असर होता है वोटर टर्नआउट पे और खास करके मतपेटियों पे, ईवीएम मशीन पे, ये देखने वाली बात होगी। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार भेजते रहें।